वजीर आजम की ज़ेरे सदारत दहशत गर्दी के खिलाफ वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले। कौमी बयानिए को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फैसलाबाद में खौफनाक वारदात, शौहर की आंखों के सामने बीवी से ज्यादती, पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकई ने मोटरवे रेप केस की याद दिला दी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए इस केस को भी मोटरवे केस की तरह ही मिसाल बनाना होगा। कौमी असम्बली में रंग गोरा करने वाली क्रीम की बाज़गश्त, नाक़िस क्रीम्स में मर्करी की मिक़दार का तस्करा, कैंसर का बायस होने का दावा। अलबत्ता बहस के बावजूद नाक़िस क्रीम बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ किसी कार्रवाई का फैसला ना हो सका। और जदीद दौर के जदीद तकाजे और जिद्दत अपनाने में नादरा सबसे आगे। अब शनाख्ती कार्ड जेब में लेकर घूमने की झंझट से ना हो हलकान, क्योंकि डिजिटल शनाख्ती कार्ड बनेगा आपकी पहचान। नादरा की नई किस्म की सहूलियात हैं क्या और ये कैसे काम करती है, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है की रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन और मैं हूं सोनिया संदस। मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज के इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। और बार बार इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो खुदा ताला अपने बंदों को बताता है कि इंसानों की जो अहमियत है वो कितनी छोटी है। थाईलैंड और म्यांमार 7.7 शिद्दत का यह ज़लज़ला है, इसको हिला के रख दिया। और जो उसकी डेप्थ थी वो इंतहाई शैलो थी, यानी कि बहुत कम गहराई में आया। आप देख सकते हैं ये जो आप मंज़र देख रहे हैं, ये बैंकॉक से 1 घंटे की दूरी पे इलाका है। वहाँ पे एक ज़ेरे तामीर ये इमारत थी और ये इमारत जो है इसमें 43 अब तक की इत्तलात के मुताबिक 43 मजदूर जो थे वो काम कर रहे थे जो फंसे हुए हैं। इस ज़लज़ले से पहले भी 6.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया। इस ज़लज़ले के बाद भी आफ्टर शॉक का सिलसिला तो जारी रहेगा ही, लेकिन इस वक्त म्यांमार से लेकर बैंकॉक और सिंगापुर तक ये ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं। बैंकॉक का मशहूर है चातुचक मार्केट, इसके करीब जो इमारत ये गिरी है 43 मजदूर इसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो भी फराहम की जा रही हैं, लेकिन बड़ी ही एक बहुत ही ज़्यादा। और हम है जो बिल्कुल, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें लापता भी हैं, ख़ासतौर पर म्यांमार में, कि जहाँ पे आप सबको पता होगा कि बहुत सारे रेफ्यूजी कैंप्स हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स हैं, और वहाँ से भी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ अभी अनकन्फर्म्ड है, अभी तक हलाकतों का पता नहीं है। तो हम इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं, जैसे अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं आज की मुल्की सतह की सबसे अहम डेवलपमेंट पे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अस्करी और सिविल क़यादत की बड़ी बैठक हुई है, एलामिया इसका आ गया है। इस इजलास में चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी नुमाइंदे शरीक हुए हैं। इजलास में फैसला किया गया है कि जाफर एक्सप्रेस के हमला आवरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाएगी, जबकि रवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मजीद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्जियाकार। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारिस साहब, यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत थी ये इजलास होना। इस इजलास का आउटकम जो आया है, कितने मुतमईन हैं आप? रियासत जो है वो क्या बताना चाह रही है इन दहशत गर्दों को? देखें, ये एक बहुत ही ज़रूरी चाहिए जो इजलास हुआ है, जिसमें हालांकि मुसल्लह अफवाज की और हुकूमत की शामिल थे और बहुत अहम फैसले किए गए हैं। सबसे अहम फैसला ये है कि जाफर एक्सप्रेस के जो भी परपेट्रेटर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, जो एग्जीक्यूटर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, इनको एक्सपोज किया जाएगा और दुनिया के सामने रखा जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन शामिल है, कौन अंदरूनी अनासर शामिल है, कौन बैरूनी शामिल है, इंडिया कैसे शामिल है, रॉ कैसे शामिल है, और किस तरीके से वो काबुल एम्बेसी में बैठ के ये पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर रहे थे और यहाँ से कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए ये दहशतगर्दियों से मतलब बात कर रहे थे। बात ये कि अब इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको हमें नेक्स्ट इलेक्शन प्लान के जो बहुत अहम पॉइंट है उनको लेके आगे चलना चाहिए, ताकि इसको एक जड़ से ख़त्म करें। चीफ आर्मी स्टाफ असेंबली ने बड़ी दफ़ा आपके सामने बात की है कि देखें, हमने तो तहिया किया हुआ है, फौज ने तहिया किया हुआ कि हम दहशतगर्दों को मारते रहेंगे, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करते रहेंगे, हम कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, शहादतें भी देते रहेंगे, लेकिन आंसर ये है कि इसको अगर जड़ से ख़त्म करना है तो फिर पूरी कौम को मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी होना है,
उसमें एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो होते हैं, जिन तमाम हुकूमत की इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑर्गन होते हैं, उनको साथ देना चाहिए। और इलीगल स्पेक्ट्रम जिसमें ये तमाम इलीगल पैसा जो करप्शन का है, ये आता है फाइनेंशियल टेररिज्म में और इन टैक्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, इसको रोकने की जरूरत है। इसमें आपके सामने हुंडी का पैसा भी है, फिर उसके बाद नारकोटिक्स का भी है, स्मगलिंग का भी है। उसके अलावा कितनी स्मगलिंग होती है, डीजल की होती है, टायरों की होती है, सिगरेट की होती है, व्हाट नॉट, जो भी होता है, इसको खत्म कर देंगे तो इनको जो पैसा मिलता है ना, वो खत्म हो जाएगा, तो ये जड़ से खत्म हो जाएगा। और साथ मुसल्लह की कैपेसिटी बढ़ाएं। लेकिन अमेरिकन जाते हुए लेटेस्ट वेपन एमुनिशन जो है वहाँ छोड़ के गए हैं, और वो अमेरिकन साख का लेटेस्ट वेपन है। ब्रिगेडियर साहब, जहाँ आपने इतनी सारी बातों का भी तस्करा किया, वहीं पे अगर डिजिटल दहशतगर्दी का भी हम अगर बात करें तो उसके खिलाफ भी मौसर हिकमत अपनाने की, कौमी बयानियों को नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म और ड्रामों का भी सहारा लिया जाएगा। तो इस नुक्ते को आप कैसे देख रहे हैं, इस हुकूमती फैसले को? देखिए, ये एक बहुत ही वक्त की ज़रूरत है। वी हैव टू गो विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और आपके सामने जो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, कुछ स्क्रूपलेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मुल्क को बदनाम करें मीडिया के ऊपर, वो इंडियन रॉ के एजेंडा को लेके चल रहे हैं, जो समझ नहीं उनको आती कि कितना मुल्क को नुकसानदेह है। इसमें हमें एक और ज़रूरत भी, देखें वो तो अपने लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बाहर बैठ के यूज़ कर रहे हैं, इंडियन रॉ भी कर रही है। आपके सामने जब जाफर एक्सप्रेस पे पूरी इंडिया का मीडिया एक किस्म का टेररिस्ट की इंफॉर्मेशन वाट्सएप कर रहा था। ना शर्म की बात है, बजाय के ये दो लफ्ज जो है अफसोस के बोले, ये इतने घटिया लोग हैं। इनकी नरेंद्र मोदी ऐसा गंदा सख्त इंसान है कि मैं हैरान हूँ कि इनको शर्म ही नहीं आती है कि वहाँ मुल्क में हादसा हो रहा है, बजाय के आप उनसे हमदर्दी का इज़हार करें, आप वहाँ पर उनको बड़ी खुशियाँ देने में जा रहे हैं। इसके लिए हमें ये चाहिए कि हमें अपने मुल्क में यंग टैलेंट जो है, इंटेलिजेंट लड़के हैं जो आईटी क्वालिफाइड हैं, ऐसे लड़कों को हम इनको काउंटर नैरेटिव बिल्ड करें। हम जो वो नैरेटिव बनाते हैं, हमें चाहिए कि इमीडिएटली उसका काउंटर नैरेटिव बना के अपने अवाम को, दुनिया को बताएं, ताकि उनका नैरेटिव का उसकी वैल्यू ना रहे। ये बहुत जो हम अभी तक नहीं कर रहे। हुकूमत के लिए बहुत रिसोर्सेज होते हैं, क्या मुश्किल है, आप हर जगह पे बैठ के, हर प्रोविंस पे बैठ के एक अच्छे टैलेंटेड लोगों को हायर करें, उनके थ्रू ये काम करें, उनको आउटकम करें। बिकॉज मेन इशू उनका दुश्मन का ये है कि फौज और अवाम में दूरियां पैदा करो, फौज को कमजोर करो, क्योंकि दुश्मन ने रियलाइज किया है कि जब तक पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मजबूत है और अवाम का रिश्ता कायम है, तो वो पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो दे वांट टू डिवाइड, इसके लिए वी हैव टू वेरी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। और यकीनन वक्त की अहम ज़रूरत यह है कि जाफ़र एक्सप्रेस और इफ़ जैसे हमलों का सद्देबाब इस अंदाज में किया जाए कि तमाम तर लोगों को ऑन बोर्ड लेके, और अब नैरेटिव की दुनिया है, अब नैरेटिव बिल्डिंग का ये जो है मॉडर्न एरा है, और वो इस मॉडर्न एरा में इस नैरेटिव बिल्डिंग जो दुश्मन कर रहा है, उसका जवाब देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आगे चलते हैं प्रोग्राम में। हम फैसलाबाद से कोई एक अफसोसनाक खबर और हादसा है जो पेश आया है। फैसलाबाद में सफाकियत की इंतहा हो गई। 2 रोज़ कबल डाकुओं ने मोटरवे के करीब मियाँ बीवी को रोककर शौहर को बांधकर इसकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद मोटरवे पर खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस केस की मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर, ये सारा वाक़या क्या है, ज़रा बताइएगा हमें डिटेल से। जी, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या फैसलाबाद में 25 तारीख को रात को तकरीबन पौने 10 बजे मियाँ बीवी जो है वो फैसलाबाद का नवाही इलाका सांदलवार है, उसके एक देहात है 62 चक, वहाँ पे मोटरवे का जो पुल है उसके करीब पहुंचे थे, तो नामालूम मुल्ज़मान जो हैं उन्होंने उनको अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए रोक लिया। पहले तो उन्होंने उनके साथ डकैती की, जो खामन था इस मुतासरा खातून का, उससे उन्होंने नकदी छीनी, मोबाइल छीना, और उसके बाद अचानक उनके माइंड में आया, क्योंकि अभी ये तफसीलात पुलिस की तफ्तीश में सामने आ रही हैं कि अचानक जो है उन्होंने ज़्यादती करने का भी प्लान कर लिया, और मज़ीद अपने साथी जो हैं वो भी बुलवा लिए। कुल ये 3 मुल्ज़मान हो गए। तो जो वो कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो खामद के पास खड़े रहे, उस मर्द के पास, और उसके बाद उसकी अहलिया करीबी खेतों में ले गए, वहाँ पर उन्होंने ये मकरूह जो है काम वहाँ पे किया।
उसके बाद ये फरार हो गए। तो जो दोनों मियाँ बीवी मुतासरीन हैं वो अपने घर चले गए। सुबह उन्होंने पुलिस को तकरीबन 9-10 बजे कॉल की है, तो सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर और इसके अलावा एसपी जो है मुतलका, वो सारी टीम वहाँ पे पहुंची है। उन्होंने तफ्तीश की है। तफ्तीश में जो वाकया सामने आया उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, डकैती का और ज्यादती का। तो उसके बाद जब तफ्तीश का दायरा कार बढ़ाया गया है, तो जो मुतासरा खातून है और उसका खामद है, उन्होंने बताया कि आपस में ये मुल्जमान एक दूसरे का नाम ले रहे थे। तो एक निक नेम जो है राना नाम का सामने आया, तो उनको शुबा हुआ कि एक मुल्जम जो अली शेर है उसको राना राना कहते हैं और इसी गांव का रहने वाला है जिस गांव के ये मुतासिर रहने वाले हैं। अच्छा। तो इस वजह से इस मुल्जम तक पुलिस पहुंच गई, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया गया। और इस मुल्जम ने आगे बताया कि उसके दो जो बाकी मुल्जमान हैं वो करीबी इलाका सदार बाईपास है फैसलाबाद का, वहां पर रहने वाले हैं। उन दो मुल्जमान की निशानदेही भी हो गई है और अब पुलिस की टीमें जो है वो जो तश्कील दी गई हैं उनको गिरफ्तार करने के अच्छा, लिए मुझे मुझे पुलिस ये जो है बताएं मुझे ये मजीद बताएं कि ये तो सब हो गया और फिर वज़ीर आला पंजाब ने इस पे पुलिस की टीम को शाबाश भी दे दी, लेकिन जिस वक्त ये वाक़या हुआ रात के वक्त में ये तमाम तर वाक़या हो रहा था, ये 2 मिनट का तो वाक़या नहीं हुआ होगा, ज़ाहिर सी बात है। डकैती की रोका और उसके बाद वो कभी फेल। इस इलाके के आसपास कोई पुलिस चौकी या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, या बिल्कुल ही ये आउट ऑफ द वे ये इलाका था? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद के जो बाउंड्री है उसके अंदर ही इलाका आ रहा है। ये बाईपास भी इसको नहीं कह सकते कि बाईपास का इलाका है और काफ़ी दूर पड़ जाएगा। फैसलाबाद सिटी के बिल्कुल एडजेसेंट है, मोटरवे पास से गुजर रही है। थाना सांदलबार जो है बिल्कुल करीब है। तो इससे ये सूरत-ए-हाल सामने आती है कि मुतलका पुलिस जो थाना सांदलबार है उसकी पेट्रोलिंग जो है वो नहीं थी। पेट्रोलिंग ना होने की वजह से कोई नाकाबंदी नहीं थी। हालाँकि जो इनकी जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की जा रही है और मीडिया को और बाकी लोगों को बताया जा रहा है कि पेट्रोलिंग की जा रही है, रमज़ान मुबारक का महीना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। तो इसमें इस बात की नफ़ी ज़रूर हुई है कि वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी और इस वजह से इतना बड़ा ये वाक़या पेश आ जी। गया अच्छा। और काफ़ी देर तक ये वाक़या जी, होता जी। रहा। आप ये बताइए, अभी आपने ही ये कहा कि उन्होंने और मुल्ज़िमान भी बुला लिए थे वहाँ पे, तो पुलिस ने जो अभी तक गिरफ़्तार किए हैं उसमें क्या वो तमाम लोग शामिल हैं? तमाम लोगों को गिरफ़्तार करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है या अभी भी कुछ लापता हैं उनमें से? 2 मुल्ज़मान अभी भी फ़रार हैं, जिसमें एक उमर है और दूसरा फैसल है। अली शेर इनका जो सरगना है, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। दोनों उमर और फैसल अभी तक फ़रार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अली शेर जो है इसकी गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस के एसपी जो इकबाल टोन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुल्ज़िम को मीडिया के सामने पेश किया। हमने कोशिश की कि मुल्ज़िम से गुफ्तगू की जाए, लेकिन पुलिस ने कानूनी जो पेचीदगियाँ हैं, उस वजह से मुल्ज़िम का ना तो चेहरा दिखाया और ना ना हमें उनसे बात बात करनी करने थी, दी। ठीक है। फिर और ये भी हमें सूरत-ए-हाल गुलाम मुश्तबा दस्तगीर, लग रही पुलिस है ने कि ये आया बताया किसी है, मुल्क। क्या पुलिस ने बताया है कि ये जो जैसे कि उन्होंने उनका जो निक नेम लिया राना, तो पुलिस पहचान गई कि ये तो पुराना मुजरिम है। पुराना मुजरिम बाहर कैसे निकला हुआ था? ये छोटी मोटी चोरियां करता था, क्या करता था? इसका कोई रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड तो इसका क्रिमिनल पहले है, डकैतियाँ करता था। उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास पहले मौजूद था। लेकिन होता ये है कि जब डकैती का या चोरी का वाक़या होता है तो जो मदई पार्टी है उसकी जानिब से सुलह हो जाती है, तो मुल्ज़म जो है वो हवालात से, जेल से सज़ा ना होने पर बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही इसके साथ हुआ था, इसने भी डकैतियाँ की हुई थी। लेकिन जो मुतासरीन हैं जो माज़ी करीब में या माज़ी बईद में, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया और वो जेल की सलाखों से बाहर आ गया और उसने ये दोबारा वाक़या जो है ये कर दिया। इस हवाले से हमारी अच्छा। एसपी इकबाल टोन से बार-बार बात हुई है कि आया ये ना हो, ये फ़रीक पार्टी जो है, मुतासरा पार्टी मौजूदा जो है, ये भी सुलह ना कर ले। तो उनका कहना था कि पुलिस का जो काम है वो तमाम शवाहद इकट्ठे करके, एविडेंस जी, इकट्ठे आगे फिर करके, जी, प्रोसिक्यूशन। डीएनए अच्छा, हाँ, उसमें फिलहाल उसको हमें इकट्ठे जी, करके गुलाम अदालत में पेश दस्तगीर जी, हम सभी को याद है कि इससे पहले भी एक वाक़या मोटरवे पर पेश आया था, ठीक है? और वो अभी तक हमारे ज़हनों पर नक्श है। उसमें तो जो मुल्ज़िमान थे ना, उनको करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई थी। तो अब ये जो पकड़े गए हैं, इनके ऊपर कौन सी दफ़ात लगाई गई हैं?
इन पे एक तो 375 जो पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा लगी है और इसके अलावा 392 जो है डकैती की दफ़ा लगी है। 375 जो है वो सिविल जो कह लें कि ज़्यादती का जो केस है वो बनता है, उसकी सज़ा जो है उम्र कैद है, और 392 वो भी नाकाबिल ज़मानत जो ऑफ़ेंस है उसकी भी तकरीबन 10 साल जो है कम से कम सज़ा और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। लेकिन इसमें करने वाली बात ये है कि कम से कम फैसलाबाद की पुलिस और रियासत जो है, स्टेट जो है वो मुतासिरीन के साथ खड़े हों, क्योंकि ये भट्टा मज़दूर है ओह! और मुल्ज़मान तो हमेशा बासर ही होते हैं, इसीलिए वारदातें करते हैं और किसी की पहुँच से भी दूर रहते हैं, पुलिस उनको हाथ नहीं डालती। अब मुतलका पुलिस को और मकामी पुलिस को चाहिए कि जब तक ये केस चल रहा है, मुतासरा पार्टी के साथ वो राब्ते में रहें, उनको ठीक है। हत्ता की सिक्योरिटी भी दें, जी, जी, उनकी जी। दाद-रसी करें और जी। इनके साथ खड़े रहें ताकि ये सुलह ना कर बिल्कुल, लें किसी दबाव बिल्कुल, में आके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और होपफुली ऐसा ही होगा। गुलाम दस्तगीर, हमें फैसलाबाद से आप आगाह कर रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और मामला, डिजिटल शनाख्त की जानिब एक अहम कदम उठाया गया है। पाकिस्तान में पहली बार डीमटीरियलाइज्ड आईडी कार्ड का इजरा किया गया है। अब इससे होगा ये कि शहरियों को मोबाइल में शनाख्ती कार्ड रखने की सहूलत मैसर आएगी। पाक आईडी मोबाइल ऐप में फीचर के बाद शहरियों को मोबाइल शनाख्ती कार्ड रखने की सहूलत होगी। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नादरा के तर्जुमान सईद शबाहत अली, और हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सर, डिजिटलाइज ये जो शनाख्ती कार्ड है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले तो इससे हमें आगाह करें कि कॉन्सेप्ट है क्या, इससे क्या होगा और इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा हासिल होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि जो आपका आईडी कार्ड है वही आपकी शनाख्त है हुकूमत के लिए, और हुकूमत की जितनी भी सर्विसेज आपको मिलती हैं वो उस शनाख्त के अगेंस्ट मिलती हैं। अब मसला ये है कि वो जो आपका शनाख्त का बुनियादी दस्तावेज़ है, जो कि आपका शनाख्ती कार्ड है, उसको आपको कई जगह पर प्रेजेंट करना पड़ता है, और जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं तो आप कहीं जगह उसकी कॉपी करवा रहे होते हैं और कॉपी करवा के देते हैं, और फिर वो डाटा दोबारा से उसके अंदर पंच किया जाता है। यानी आपने अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है, या आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, या आपने कोई आर्म्स लाइसेंस लेना है, या आपने पासपोर्ट के लिए जाना है, तो वो दोबारा से एक दफ़ा आपका डाटा पंच किया जाता है। अब जो डिजिटल डीमटीरियलाइज्ड कार्ड है ये इस झंझट से आज़ाद है। ये कार्ड आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, और आपके मोबाइल की जिस एप्लीकेशन में ये कार्ड है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, वो एप्लीकेशन आपकी लॉक्ड है पासवर्ड के साथ। तो आपने बाय द टाइम वो अपना कार्ड एक्सेस करना है तो आप उसको लॉगिन करेंगे, अपना पासवर्ड देंगे, और जहाँ पर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, वो बैंक हो, वो कोई और इदारा हो जिसको आपके पर्टिकुलर्स चाहिए, वो QR कोड के ज़रिए इस कार्ड को पहले तो अथेंटिकेट कर लेगा कि आप ही की शनाख्ती दस्तावेज़ है, और आपका जो रिकॉर्ड उसमें उनको चाहिए, आपका नाम, आपका एड्रेस, वो चीज़ें बज़ाते ख़ुद उनके सिस्टम के अंदर मुंतकिल हो जाएंगी। इस तरह आपकी जो शनाख्त है, आपका जो डाटा है वो सिक्योर होगा, आपको उसकी कॉपीज़ नहीं करवानी पड़ेंगी, और आपकी शनाख्त जो है उसको महफूज बनाया जाएगा। अच्छा, अब इसका तरीक़ाकार क्या होगा? वैसे तो पिछले चंद सालों में नादरा ने बहुत इनकलाबी कदम उठाए हैं, राइट फ्रॉम द 24 आवर कियोस्क से लेके और दीगर चीज़ें, घर बैठे भी अब चीज़ें लोगों को आ जाता है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा? क्या हम बैठ के ये ख़ुद कर सकते हैं हमारे मोबाइल में? आपके पास बुनियादी तौर पे 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका मोबाइल हो जिसके अंदर आपने पाक आइडेंटिटी ऐप डाउनलोड किया हो, और आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो। आपको ना किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत है, ना उसका कोई डाउन टाइम है, ना उसके अंदर कोई और झंझट है, ना उसकी कोई फ़ीस है। तो आपने अपना ही शनाख्ती कार्ड सामने रखना है। पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर जाकर आपने उसकी इमेज को कैप्चर करना है, और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपका डीमटीरियलाइज कार्ड आपकी ऐप के वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अब ऐप के वॉलेट के अंदर आने से न सिर्फ ये कि ये महफूज हो गया है, बल्कि आपने इसको जहाँ भी प्रेजेंट करना होगा, जहाँ आपके पास अपना मटीरियल कार्ड अवेलेबल नहीं है, वहाँ आप ये कार्ड प्रेजेंट कर सकते हैं। और हम इस वक्त कई किस्म के इदारों के साथ मिलके, जिनमें बैंकिंग के इदारे शामिल हैं, जिसके अंदर आर्म्स लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करने वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी शामिल हैं, हम उनके साथ मिलके कोशिश कर रहे हैं कि आगे चलकर इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि आपको इसके लिए किसी कोई डाउन टाइम नहीं है, कोई वेटिंग टाइम नहीं है। ये राइट अवे आप अपने घर बैठ के खुद अपना जो डीमटीरियलाइज कार्ड है वो अपने मोबाइल वॉलेट में हासिल कर सकते हैं।
शहबाज साहब, एक क्वेश्चन मुझे अभी अभी मेरे जहन में आया है। आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगे कि हमारे यहाँ ऑनलाइन जो है ना वो चीज़ें चोरी हो जाती हैं। आपके मोबाइल को हैक कर लिया जाता है, आपके पासवर्ड्स, आपकी जो पर्सनल डाटा या इंफॉर्मेशन होती है वो हैक कर ली जाती है। अब ये क्योंकि है ही एप्लीकेशन में और ये मेरे मोबाइल में है, तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि मेरा डाटा जो है वो महफूज रहेगा? अगर खुदा न खास्ता मेरा मोबाइल हैक होता है तो ऐसा तो नहीं कि ये मेरा सारा नादरा का डाटा भी उसमें चला जाएगा? जो हमारी पाकिस्तान की बहुत सारी पाकिस्तान में बिज़नेस ऐप्स यूज़ होती हैं, और पाक आइडेंटिटी ऐप जो है, जो नादरा की ऐप है बुनियादी तौर पर, ये इस वक्त पाकिस्तान की टॉप रेटेड 4.5 रेटिंग के साथ टॉप रेटेड बिज़नेस ऐप है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपकी शनाख्त को प्रोटेक्ट करते हैं, और डेफिनेटली चूँकि हमारा एक बुनियादी काम ही आपकी शनाख्त की हिफाजत है, तो हमने इसके अंदर काफ़ी सारे सेफ गार्ड्स लिए हुए हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाए तो उसमें इस बात का कोई एहतमाल नहीं है कि आपकी जो दस्तावेज़ है वो इस्तेमाल की जा सकती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस ऐप से सिर्फ आप अपना डीमटेरियलाइज कार्ड ही नहीं, बल्कि आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी इसी ऐप के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। और नादरा की बहुत सारी सर्विसेज, कुछ आज और कुछ आने वाले कल में मज़ीद भी आपको सर्विसेज इंशाल्लाह इस ऐप के ज़रिए मिलेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा शहबाज साहब, आपने जैसे इससे पहले अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया था कि यू आर इन कन्वर्सेशन विद द बैंकिंग सेक्टर एंड बाकी सारे, तो बहुत नादरा तो ये स्टेप्स उठा लेता है, लेकिन फिर अगर हम दीगर इदारों में जाते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं जी अभी हमारे पास अप्रूवल नहीं आई है इस तरह की चीज़। फॉर इंस्टेंस एयरपोर्ट जा रहा हूँ और वहाँ पे इस तरह की मैं कोई चीज़ दिखाता हूँ, वहाँ तो मामला वैसे भी सेंसिटिव होते हैं, तो कितना देर लगेगा आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ों को कनेक्ट करने में, तमाम इदारों को कनेक्ट करने में, कि हम इतने जिसको डिजिटली अप्रूव हो जाएं हम, कि हम जहाँ भी जाएं हमें वो जिसको हम कहते हैं ना मुंशीगिरी ना हो हमारे साथ, हमें अपना कार्ड कैरी करने की ज़रूरत ना हो, हम मोबाइल पे दिखाएं, और वो बैंक से लेके एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट से लेके दीगर इदारों तक जो है वो सरकारी इदारों में भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। फैसल, 1 जनवरी 2025 को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल बायोमेट्रिक पॉलिसी रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क का बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट किया, और उसके बाद से मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं वो काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल इकॉनमी को भी इम्प्रूव करना है और पाकिस्तान के रजिस्ट्रेशन इकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करना है। उस हवाले से नादरा की जो पहली जिम्मेदारी थी वो ये थी कि डीमटेरियलाइज कार्ड अवेलेबल किया जा सके। साथ ही ये जिम्मेदारियाँ मुख्तलिफ इदारों को दी गई हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और उनके पास अपनी अपनी टाइम लाइन्स हैं। सो ये आप ये समझ लीजिएगा कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहेगा, आप इसके अंदर जिद्दत देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जाएगा। ये जानने की, ये बात समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं वो कुल आबादी का 70-71% से ज़्यादा नहीं है। उसमें स्मार्टफोन के यूज़र्स मज़ीद कम हैं, तो ज़ाहिर है ये एकदम से मौजूदा सिस्टम की रिप्लेसमेंट में आके नहीं खड़ा हो जाएगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सिस्टम एवॉल्व करेगा, और जो इसके यूज़र्स होंगे उनके लिए सहूलत बढ़ जाएगी बनिस्बत उन लोगों के जो कि इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, और हमें देखना चाहिए कि बाकी इदारे इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। एक छोटा सा सवाल बस रह गया, मुझे पता है टाइम कम है, लेकिन बस एक छोटा सा सवाल शहबाज साहब करना चाहूँगी कि एंड्रॉयड और आईफोन यूज़र्स ये दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे इस ऐप को, इस ऐप ये डिजिटली इस आईडी कार्ड को? जी, हमारे जो यूज़र्स हैं पाक आइडेंटिटी ऐप के, वो दोनों ही प्लेटफॉर्म iOS और एंड्रॉयड के ज़रिए पाक आइडेंटिटी ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सैयद शहबाज अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। तरह के जो इनकलाबी इक़दाम हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन ऑफ द नेशन, तो बहुत ज़रूरी है कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चला जाए, और इस तरह के इक़दाम जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुल्क की तरक्की के लिए ऐसा ही। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। बोल के जायके में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे और कॉपी पेंसिल संभाल कर बैठे होंगे, क्योंकि हम यहाँ बनाते हैं झटपट पकवान जो कि आप लोग बनाते हैं अपने घरों में। फीडबैक्स हमें दे रहे हैं और हमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिल रहे हैं, स्पेशली मेरे मीठों के हवाले से मुझे बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। सो आज भी इसीलिए हम मीठा ही बनाएंगे, क्योंकि 2 से 3 दिन तो महज रह गए हैं। 2 से 3 दिन के बाद इंशाल्लाह ईद होगी और ईद पर बनेंगे मीठे
पकवान तो बनते ही हैं, लेकिन मीठे जो हैं वो ख़ास फोकस होता है कि मीठे में क्या है शीर के अलावा। शीर तो एक ज़रा मेन इंग्रेडिएंट कह लें या मेन डिश कह लीजिए आप, ईद की होती ही है, लेकिन उसके अलावा मीठे बनते हैं। तो आज जो हम मीठा बनाएंगे तो उसका नाम है रबड़ी शाही टुकड़े। ये शाही टुकड़ों की, जिस तरह से मैंने आप लोगों को यूजुअली जो मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ ब्रेड पुडिंग वगैरह, ये उससे थोड़ी सी डिफरेंट है और बड़े मज़े की बनेगी। आप इसको ज़रूर ईद के रोज़ किसी भी रोज़ ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, ये पकवान सजाने में जो हमारा साथ दे रहे हैं वो है सबसे पहले डालडा। जहाँ माम था वहाँ डालडा। 80 सालों से ज़ायद हो चुका है। तमाम माओं का जो एतमाद और भरोसा है वो डालडा पर ही है। और डालडा ला रहा है ईद से पहले ईदी 250 रुपये तक की बचत, और डालडा लेकर आया है इस रमज़ान थ्रू आउट। ज़बरदस्त पैकेजिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं रोज़ ही इंडोर्स करती हूँ, आप ये देखती, ये वाली देखिए ज़रा, इसको ज़रा फोकस कीजिए। ये मेरी पर्सनली मैं इसको ज़रूर इंडोर्स करती हूँ क्योंकि ये खड़ा हो जाता है। पहले ये पाउच खड़ा नहीं होता था, गिर जाता था। अब आप इसको यहाँ से ओपन करें, इस्तेमाल करें और आप आसानी इसको रख सकते हैं। और उसके अलावा जो इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है डालडा का, ये मैं ज़रूर इंडोर्स करती हूँ कि सहरी में या इफ्तार के बाद आप 1 टीस्पून ज़रूर इसको लीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त है आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके टीथ के लिए। बच्चों को भी पिलाएं, ख़ुद भी पिएं। इसको पकाते नहीं हैं, ये फॉर फ्राइंग इस्तेमाल नहीं होता, ये पीने के लिए, सैलड में ऊपर डालने के लिए, सालन में ऊपर डालने के लिए इस्तेमाल होता है और बॉडी पे भी लगा सकते हैं बाय द वे। सो ये था डालडा। और डालडा के अलावा हमारा साथ दे रहे हैं सबरूसो। सबरूसो के मैंने मुख्तलिफ आइटम्स आपके सामने फ्राई भी किए हैं। उनकी चिकन को इस्तेमाल करते हुए कई डिशेस जो हैं हमने यहाँ पर बनाई हैं। आज भी अगर मुझे वक्त मिला तो मैं इनके चपली कबाब ज़रूर बनाऊँगी। मैंने बॉक्स जो है वो संभाल के रखा हुआ है कि अगर डिश में टाइम बच जाता है तो मैं इनके चपली कबाब, क्योंकि ये मैंने खुद ट्राई किए थे सहरी में, बहुत यमी थे, तो मैंने सोचा आज आपके सामने भी बना लेते हैं। कि अगर आपने नहीं लिए हैं तो ज़रूर जाके ले लीजिएगा। मेरे कहने से ईद पर भी आप इनको निकाल के सर्व कर सकते हैं। अच्छा, सबरूसो अपनी क्वालिटी पर, अपने चिकन पे, पैकेजिंग पे, किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है और ये बेस्ट है। सिर्फ ये तो आप चंद चीज़ें देख रहे हैं, इनकी वास्ट वैरायटी है। इनके फ्रीज़र्स में जाके झांकें अगर आप, पराठों की भी इतनी वैरायटी है, नगेट्स भी हैं, पॉपर्स हैं, पकौड़े हैं, कचौरियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। ईद पर आप बनाइए। ईद के बाद बच्चों के लंच बॉक्सेस में साथ में बचत भी लेकर आए हैं 100 रुपये की। आप पूरे शहर में देखें बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं सबरूसो के। अच्छा, उसके अलावा लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, शरबत गुलबहार। मरहबा का शरबत गुलबहार खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा है। खालिस अरकियात हैं, फलों के, फूलों के, जड़ी बूटियों के, और ये बिल्कुल सॉलिड है। ज़बरदस्त किस्म का सिरप है। आप इसको मीठे में इस्तेमाल कीजिए, दूध में इस्तेमाल कीजिए, पानी में डाल के सर्व कीजिए, हर तरह से बेस्ट होता है। मैंने बताया भी था लास्ट टाइम, तुख मलंगे के साथ अगर आप बनाते हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग बनता है। और जनाब मरहबा की तरफ से जो एक अनाउंसमेंट मैं थ्रू आउट करती आई हूँ वो ये है कि अगर आपको खाना पकाना आता है, आप समझते हैं कि आप बड़े अच्छे शेफ़ हैं, तो आप एक कंटेंट क्रिएट कीजिए वीडियो का खाना बनाते हुए, जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह करते ही हैं। अच्छी सी कोई डिश बनाइए और हमें भेजिए, यानी कि बोल के फेसबुक पेज पर आप उसे अपलोड कीजिए या हमें इनबॉक्स कीजिए। और अगर मरहबा को और बोल को आपकी रेसिपी पसंद आ गई तो आप जीत सकते हैं ये बाइक। ये जो खड़ी है मेरे बराबर में, इसको फोकस करके दिखाया जाए, ये बाइक आपके घर में जा सकती है। और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी हमें पसंद आएगी उनको जाएगी LED, जो उससे ज़रा सा ऊपर रखी है उसको भी दिखाइए। जी हाँ, ये LED है और ये आपके घर जा सकती है। और मैं सजेशन रोज़ देती हूँ कि एक ही घर से 2-3 लोग अगर कंटेंट क्रिएट करके भेजेंगे तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें आप ही के घर चली जाएं। सो देर ना लगाइए, अब दिन बहुत कम है, मुकाबला बहुत ही सख्त है। संडे को मोस्ट प्रोबेबली 99.9 चांसेस हैं कि आखिरी रोज़ा संडे को होगा, मंडे को ईद मुमकिन है। तो ये जो 1-2 रोज़ बचे हैं जल्दी से रेसिपीज़ भेजें और ताकि हम जल्द से जल्द ये बाइक और ये टीवी आपके घर पहुंचा सकें। चलें हम चलते हैं अपने काम की तरफ। जो आज हमें बनाना है शाही टुकड़े, जो हम बना रहे हैं रबड़ी शाही टुकड़े। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोई बहुत सारे नहीं चाहिए होते हैं, बस पकाने की टेक्निक आपने सीखनी है कि वो कैसी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी, आपने लेना है ब्रेड, किसी भी ब्रांड की, लेकिन फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। और आप उसको इस तरह के टुकड़ों में कर लीजिए, जैसे मैंने ये ट्रायंगल काटे हैं, ये ज़रा फोकस कर लें। ये जो आप ट्रायंगल्स देख रहे हैं ये ऐसे। अच्छा, आप चाहें तो ये वाले जो किनारे हैं ज़रा इधर दिखाइएगा प्लीज़ इन लोगों को। ये जो इधर ये वाले जो एजेस हैं आप चाहें तो ये रिमूव कर सकते हैं। मैंने रिमूव नहीं किए क्योंकि मुझे ये और क्रिस्पी चाहिए था। अगर आपको क्रिस्प चाहिए तो इसे लगे रहने दीजिएगा, अदरवाइज़ आप चारों कोनों को रिमूव कर सकते हैं और आप उसको इस तरह से रख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमें चाहिए होगा दूध, 1 लीटर दूध चाहिए होगा। फुल क्रीम मिल्क लीजिएगा
1 लीटर काफ़ी है। अच्छा, उसके साथ साथ बादाम, पिस्ते और काजू, ये 3 चीज़ों को मैंने मिक्स करके ऐसे क्रश कर लिया है। ये आप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वो जो बारीक बारीक परत काटते हैं ना ड्राई फ्रूट्स की, आप उसको ऐसे भी ले सकते हैं। चाहें आप इस नट्स को मिक्स करके बना लीजिए, सामने बाज़ार से ना लें तो ज़्यादा मुनासिब है, अपने सामने बनाएं। साथ में जाएगी चीनी, ये 1 प्याली चीनी है, ज़रूरी नहीं मैं पूरी 1 प्याली डालूं, लेकिन मैंने रखी 1 प्याली चीनी है। और जाएगा ये सूखा हुआ दूध यानी कि पाउडर्ड मिल्क, ये किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। एक ब्रांड है जिसमें चीनी के साथ आता है जो सूखा दूध है, ये वो वाला ब्रांड है जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर, ये कस्टर्ड पाउडर है, वैनिला कस्टर्ड पाउडर लेना है। मैंगो, बनाना या कोई और फ्लेवर मत लीजिएगा प्लीज़, वैनिला कस्टर्ड पाउडर लीजिएगा। उसके अलावा साथ में जाएगी इलायची, पिसी इलायची, ये मैं 4 से 5 इलायची लेके मैंने उनका पाउडर बना दिया है। अच्छा, आप ये जो पीला सा पानी देख रहे हैं, ये मैं उठा के दिखाऊंगी और कैमरा मैं चाहूँगी इसको फोकस करे। ये चीनी का पानी है यानी कि शीरा है। आप इसको जो येलो इसका कलर देख रहे हैं वो इसलिए इसका येलो कलर आ रहा है क्योंकि इसमें मैंने डाला है ज़ाफ़रान, 3 से 4 चुटकी मैंने इसमें ज़ाफ़रान डाला है। इसके अंदर आधा कप चीनी डाली है और 4-5 इलायची खोल के डाली है। क्योंकि यहाँ पर टाइम कम होते हैं इसलिए मैंने ये शीरा पहले ही बना के रख दिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। अगर मैं उस वक्त बनाती, एक तो चूल्हे हमारे पास सिर्फ कम है तो ये एक साथ इतना सारा काम हो नहीं सकता था, तो शीरा मैंने पहले बना के रख दिया है। ये जो शीरा यूजुअली बनता है, चीनी और पानी और इलायची डाल देते हैं, बस उसके अंदर थोड़ा सा हम ज़ाफ़रान शामिल कर देंगे और ये कलर ज़ाफ़रान से ही आया है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप है वो होगा ये जो ब्रेड है इसको हम फ्राई करेंगे। साथ साथ जो है मैं ये अपना जो इसका मिल्क है वो बस बनाना शुरू करूँगी रेसिपी का, ताकि काम साथ साथ हो जाए। मैं चाह रही हूँ कि ये जल्द से जल्द तैयार हो ताकि हम साबूसों के चपली कबाब भी साथ में फ्राई कर सकें। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये पहले मैं इसको फिक्स कर लूँ, हो गया फिक्स। और हम इसको स्टार्ट करते हैं, दोनों चूल्हों को जलाते हैं ताकि दोनों जगह काम होता रहे। एक में हम फ्राई करेंगे और दूसरे में हम दूध डालेंगे और हम कस्टर्ड पाउडर डाल के वो चलाएँगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेट मी चेक क्या हुआ। इस बेचारे को हो गया, सही हो जाता है, कभी कभी घर में भी चूल्हों में हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, अब पहले मैं ना कस्टर्ड पाउडर डाल देती हूँ, सॉरी दूध डाल देती हूँ क्योंकि मुझे इसमें डालना है कस्टर्ड पाउडर, तो ये मुझे बॉईल करना है। साथ साथ फिर हम दूसरा वाला काम करते रहेंगे। ये जो 1 लीटर दूध है ये मैं इसके अंदर पूरा दूध शामिल कर रही हूँ। ये देखिए चला गया। और ब्रेड भी मेरी मीडियम थी, उसमें ज़्यादा स्लाइस नहीं है। अच्छा, ये दूध हमारा पक रहा है। अब यहाँ पर जनाब इसमें जाएगा तेल, डालडा का ऑयल, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये देखिए ये इसमें जाएगा। अच्छा, हम करेंगे डीप फ्राइड, तो आपने उसी लिहाज से इसमें तेल डालना है कि आपका जो आपकी ब्रेड है वो अच्छे से डीप फ्राइड हो जाए। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया तेल क्योंकि मेरी ब्रेड काफ़ी सारी है और मुझे करनी है ये डीप फ्राइड। अच्छा, तेल आप लोगों ने ना प्लीज़ फ्रेश लेना है। वो अक्सर ऐसा होता है घरों में, हम यूज़ किया हुआ कोई तेल रखा हुआ होता है, उसी के अंदर हम नेक्स्ट चीज़ को फ्राई करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे पहले तो बता दूँ, ये सब बहुत डेंजरस होता है, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा तेल का है कि जी मैंने फ्राइज़ तले थे या कुछ डीप फ्राई किया था और तेल काफ़ी बच गया है, तो आप उसको साइड में ठंडा होने के लिए पहले रखें, फिर उसको आप किसी स्ट्रेनर से स्ट्रेन करें और फिर आप सिर्फ उसको एक बार और यूज़ करें, उसके बाद उसको फेंक दें। ये बहुत जहर में तब्दील हो जाता है कोई भी ऑयल हो। तो खुदा के लिए जो भी चीज़ पकाएं फ्रेश ऑयल डालने की कोशिश करें उसके अंदर। ये हमारा तेल गर्म हो रहा है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा ये है ये जो ब्रेड है ये हमने सिर्फ फ्राई करनी है। तो मैं एक अदद ले लेती हूँ ट्रे, ताकि मैं फ्राई करके डाले जाऊँ उसके अंदर, कि जब फ्राई होके डाली जाएगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें सीधा इसको सर्विंग डिश में रखना होगा। और सर्विंग डिश भी मैं यहाँ रख दूँ ताकि सर्विंग डिश आएगी, सर्विंग डिश के अंदर हम ये सारे ब्रेड के पीसेस बिछाएंगे, ये शीरा उसमें जाएगा, एंड में जाएगा ये दूध। तो ये अगर स्लो स्लो पकता भी रहे तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले हमारी ब्रेड तैयार होनी बहुत ज़रूरी है। शीरा तैयार होना ज़रूरी था, शीरा मैंने पहले बना के रख दिया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये दूध हो रहा है, ये हो गया। अब मैं उठा लूँ एक अदद चम्मच और मैं, अच्छा ये आप देख लीजिए, मैं डालना शुरू कर रही हूँ। होपफुली ये गर्म हो गया होगा, अभी होने वाला है। एक डालते हैं, जैसे ये थोड़ा तेज़ गर्म होगा मैं फिर बाकी के डालूँगी जब तक दूध। और हाँ, उसके अलावा हम कस्टर्ड जो है वो भी फेंट लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम जो है वो खर्च ना हो, क्योंकि आपके साथ बातें करते करते और
चीज़ों को एक्सप्लेन करते करते टाइम का पता ही नहीं लगता है। टाइम्स बिल्कुल मुझे आवाज़ आती है 5 मिनट्स रह गए, डिश आउट करना है, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं टाइमली सारी चीज़ें करूँ। ये देखिए ये कस्टर्ड पाउडर है, ये हमने एक छोटा वाला वनीला का जो कस्टर्ड पाउडर का पैकेट आता है साशे, वो ले लिया। उसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 5 to 6 टेबल स्पून निकले, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जितना रिक्वायर्ड हो उतना डालिएगा, ऐसा ना हो कि बस। अब मैं ना जल्दी जल्दी सारे डाल देती हूँ क्योंकि तेल हो गया है गरम। ये सारे डालेंगे। ये देखिए अब तेल अच्छा सा गरम हो गया डीप फ्राई करने। अगर आपसे कोई स्टेप मिस हो जाएगा तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है, आप जाके हमारे YouTube पेज पर, जो हमारा YouTube बोल का YouTube है, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जगह ये रेसिपीज़ अपलोड हो जाती हैं, तो फिकर नॉट। चलिए हम शुरू करते हैं वापस से। मैंने तलना शुरू कर दिया था इसीलिए ताकि मुझे नहीं पता था कितना लंबा लाइव कट है। अब भाई न्यूज़ का चैनल है तो जाहिर सी बात है ऐसे तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए आपके सामने मैंने ये निकाल दिए हैं और ये जल्दी जल्दी फ्राई होते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते क्योंकि तेल है ना गर्म है। बस आपने अच्छा सा गोल्डन करना है इसको और साथ साथ निकालते रहना है। अभी देखें आपके सामने हो गए, ये देखिए ये आपके सामने डाले और ये तैयार भी हो गए। ये देखिए ज़रा विद इन फ्यू सेकेंड्स आपने ये फ्राई करके निकालने, ज़्यादा डार्क नहीं करने। अगर वो क्रिस्प आ जाए और ज़रा गहरा होने लगे फटाफट निकाल लीजिएगा। ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ और निकालती जा रही हूँ। ये देखिए अच्छा दूध जो है ना मेरा बॉयल हो चुका है, इसको भी अभी हम देखते हैं। मैं चाह रही हूँ पहले मैं इसको फ्राई करके निकाल लूँ। ये झटपट हो रहे हैं, ऐसा ना हो मैं दूध में कस्टर्ड डालने के चक्कर में लगूँ और ये ब्लैक हो जाएं और ख़राब हो जाएं, इसलिए मैं चाह रही हूँ मैं इनको सर पे खड़े होकर बना लूँ। तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है आपके सामने, ताकि ये जैसी जैसी जाते जा रहे हैं वैसे वैसे फ्राई होते चले जा रहे हैं। लेकिन इनको ऐसे ही करना है, इन्हें शैलो फ्राई नहीं करना है। ये देखिए आपके सामने फिर से विद इन फ्यू सेकेंड्स बस आपने ऐसे इसको झाड़ना है, तेल सारा निकालना है और ये यहाँ पर डालना शुरू कर देना है। ये देखिए और अब बाकी के भी हम डाल देते हैं ताकि वो भी हम निकाल लें। ये जितने अब देखें जितना अच्छा है कि आप जितना ज़्यादा बनाएं। मैंने आपको कल भी ये बात समझाई थी कि आप घर में अपने जो भी बनाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाइए, और वो पड़ोसी जो आपके बराबर में रहते हैं या वो सफ़ेद पोश लोग जिनका आपको पता है वहाँ ज़रूर भिजवाइए। नेकी का काम है, बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं जाता। जहाँ आप अपने घर वालों के लिए बना रहे हैं वहाँ अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा बना के अपने बराबर में, पड़ोस में, इधर उधर, या वो खाला जो बीमार हों या वो घर के फ़र्द होते हैं ना, आप यू नो फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, आप वहाँ ज़रूर भेजें। तो बहुत सवाब का काम है और कोई नहीं पता कि इतना खूबसूरत महीना है ये अगले साल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। जितनी नेकियां कमा सकते हैं, जितना अच्छा कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगी ज़रूर करें और मुझे, मेरी टीम को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। चलें जी, ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और ये मैं, क्योंकि हम किसी भी वक्त लाइव कट पे जा सकते हैं, तो मैं चाह रही हूँ आपके सामने जो जो चीज़ें मैं कर सकती हूँ करूँ। रेसिपी अगर छूट जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, फिर हम उसको आप यूट्यूब पर कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ और ये हो चुका है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखिए अब मैं सीधा इसको डिश में डाल रही हूँ। ये मैंने इसको डिश में डाल दिया है। अब मैं बाकी भी डिश में लगा रही हूँ। ओह माय गुडनेस, काफ़ी गर्म था, कोई बात नहीं। ये देखिए आपको इस तरह से ये लगाने हैं। ये अगर थोड़ा बहुत हो भी गए तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये आप इसको फोकस कर रहे हैं, ये जी कैमरामैन साहब से मैं पूछ रही थी बस। ये देखिए ये आपने ऐसे जो ऊपर वाले हैं वो ऐसे आने चाहिए। ये सारे इसके ऊपर अब हम करें। अब पता है आपको मुझे कैसी स्मेल आ रही है, गुलाब जामुन वाली। ऐसा लगे मैंने गुलाब जामुन फ्राई की हो। ये देखिए जनाब, हैं तो ये गरम, आप ये ना समझेंगे ठंडे हो गए। आपके सामने तले मैंने और लग भी रहा है मुझे गरम, लेकिन कोई बात नहीं, हमें आदत हो जाती है। ख़वातीन जो किचन में काम करती हैं वो गरम गरम चीज़ें पकड़ने की आदी हो जाती हैं। अब ये देखिए जनाब, ये हो गया तैयार। अब इसके ऊपर मैं शीरा डाल के थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि जब मैं अपना कस्टर्ड, अब मैं इसका चूल्हा जला दूँ कस्टर्ड का। पहले ये वाला चूल्हा मेरा कर रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें मैं चीनी डाल के और उसके ऊपर शीरा डालूंगी। ये जो 1 लीटर दूध डाला था, क्योंकि इसमें हम शीरा डाल रहे हैं तो इसको ज़्यादा मीठा नहीं करना है हमें। हम इसमें ज़्यादा चीनी नहीं ऐड करने वाले, इसमें हम थोड़ी सी करेंगे, बस आधा प्याली के करीब।
मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत चीनी आएगी, तो मुंह में चीनी चीनी नहीं चाहिए। हमें बहुत ही अच्छा सा मीठा रखना है। जब तक ये हल्का सा और बॉयल हो जाए, चीनी इसकी मिक्स हो जाए, फिर इसमें कस्टर्ड डालेंगे। जब तक मैं आपके सामने डाल दूँ शाही टुकड़े में शीरा। ये देखिए, ये शीरा था जो मैंने बनाया था, चीनी, ज़ाफ़रान और साथ में इलायची। और ये देखिए, ये मैं आराम से सब पे डाल रही हूँ। ये सब पे डालना चाहिए। ये देखिए, ये शीरा पी लेंगे। और शीरा ये बड़ा ही मज़ेदार बना हुआ होता है क्योंकि इसमें ज़ाफ़रान होता है, इसकी खुशबू, इसका अरोमा ही फ़र्क होता है। ये देखिए, ये मैंने सब जगह डाल दिया है, कोई रह तो नहीं गया, सब जगह हो गया है, सब जगह हो गया है। अब ये शीरा पी लेंगे। शीरा ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं, कम नहीं पड़ना चाहिए बस। ये जनाब, ये हो गया शीरा। अब इससे ज़्यादा नहीं डालना मुझे अभी। अब ये दूध की तरफ आ जाते हैं हम। ये मैंने इसमें डाली है चीनी। चीनी के साथ साथ बस अब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा, इसको गरम गरम भी खा सकते हैं और इसको ठंडा भी खा सकते हैं। ये दोनों तरह से खाया जाता है, ये आपकी चॉइस है। कुछ लोग ठंडा मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग गरम, तो ये आपकी चॉइस है। इससे पहले मैं भूल जाऊँ, इसके अंदर डलेगा पहले एवरीडे पाउडर, वो मेरे जहन से बिल्कुल निकल गया था। ये एवरीडे पाउडर है, ये मैंने इसमें सारा डाल दिया है, जो एक प्याली की जितना था। चूल्हे पे भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है चूल्हे का। ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है एवरीडे पाउडर क्योंकि ये खुश्क दूध मैंने इसको इस्तेमाल किया है। जो भी खुश्क दूध आपको मिले आप डाल सकते हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, चीनी वाला, बगैर चीनी वाला, जो भी आपको लगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ ये कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड पाउडर लीजिएगा, कोई और फ्लेवर नहीं लेना है प्लीज़। बनाना या स्ट्रॉबेरी और जो फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं वो नहीं लेने हैं आपको। ये स्पेशली डिमांड करना है, वनीला कस्टर्ड पाउडर ही लेना है। और ये देखिए, ये बस इसकी कंसिस्टेंसी हम देखेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए मुझे, क्योंकि गाढ़ा नहीं चाहिए। तो बस ये इतना मेरा ख्याल से काफ़ी है। ये बस कितना परफेक्ट आया, मतलब कि 1 लीटर दूध में जो एक साशे था कस्टर्ड का, वो बिल्कुल सफिशेंट रहा। वाह, चलिए जी, ये हो गया तैयार। अब इसमें जाएगी ये इलायची का पाउडर। थोड़ा सा हम बचाएंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे क्योंकि हमें उसके ऊपर भी छिड़कना होगा। ये देखिए, ये उबाल आ चुका है मेरे कस्टर्ड में। दूध में डाली थी चीनी, फिर खुश्क दूध और साथ में कस्टर्ड, और अब इस पर इलायची पाउडर। और मैं इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद। ये हो गया रेडी। ये इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद। अब ये भी हटा रही हूँ क्योंकि अब इसके ऊपर जाने वाला है कस्टर्ड। मैं अपनी पहले स्टेशन जो है वो साफ़ कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे जो जो हम कर रहे हों। अच्छा जनाब, अब ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट। मुझे टाइम बता दीजिएगा प्लीज़ कि हमारे पास कितना टाइम है। हमारे पास कितना टाइम होगा अभी? और 5 मिनट है हमारे पास। चलिए ठीक है। ये देखिए, अब ये जो हमने कस्टर्ड बनाया है ये हम इसके ऊपर डाल रहे हैं और ये सबके ऊपर जाना चाहिए। प्लीज़ इस बात का आपने तयन करना है, मेक श्योर करना है कि ये सब चीज़ों के ऊपर आना चाहिए प्रॉपरली। ये देखिए, और ये डूबने चाहिए इसके अंदर। ये देखिए आप, ये मैं आराम से डाल रही हूँ ताकि सारे के सारे इस पर ईज़िली जज़्ब कर लें। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट मेरा हिसाब बड़ा अच्छा रहा इस वाले मीठे में। ज़रा सी भी चीज़ माशाल्लाह इधर से उधर नहीं हुई है। अच्छा जनाब, ये थोड़ा थोड़ा सा आपको दबाना है अंदर की तरफ ताकि जो कोने रह गए बाहर वो अच्छे से जज़्ब कर लें। ये देखिए, जो जो नज़र आ रहा है मुझे उसको मैंने कर लिया है। ये बहुत गर्म नहीं खाया जाता, कोशिश कीजिएगा थोड़ा रूम टेम्परेचर पे सर्व करें या फिर आप इसको फ्रिज में रखें और फिर सर्व करें। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरती के साथ ये सारे जज्ब हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने डाला अब इसके ऊपर ये इलायची पाउडर। ये पूरा इलायची पाउडर आ चुका है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जा रहे हैं मिक्स नट्स। ये देखिए जनाब, ये मिक्स नट्स, और ये पूरी मीडियम साइज़ की हमने ब्रेड ले ली थी। और ये क्योंकि बड़ा बोल है, मेरी कोशिश यही होती है बड़े से बड़ी बोल में ज़्यादा से ज़्यादा खाने बने, सारी टीम खाएं, सारा बोल न्यूज़ खाएं। मुझे बड़ा मज़ा आता है सर्व करके समहाउ। ये देखिए, और माशाल्लाह सब बड़ी तारीफ़ भी कर रहे हैं खाने के बाद, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि इसको भी इंजॉय करेंगे।
अच्छा ये देखिए, ये मिल जाते हैं चांदी के वर्क, ये देखिए ये मिलते हैं बाज़ार से। इसको ज़रा फोकस करें, ये आपने लेने हैं चांदी के वर्क। ये मेरे हाथ पे चिपकना शुरू हो गया, ये बड़ा डेलिकेट होता है। इसको बस ऐसे ऐसे उतार के इसके ऊपर हमने डेकोर की तरह, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको रख रहे हैं। ये ऐसे हाथ से थोड़ा थोड़ा चाके चिपक भी जाता है। ये देखिए ये खुलेगा और मैं अब हाथ नहीं लगाऊंगी इसको, मैं ऐसे ही रख दूंगी। ये देखिए ये चिपकता जाएगा। शाही टुकड़े के ऊपर चांदी के वर्क लगते हैं ज़रूरी। ये आपको पता है जो शाही टुकड़े हैं, इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दूं कि ये मुग़लों के दौर की डिश है। शाही टुकड़े ये मुग़लों के दौर की डिश है और ये मुग़ल ही बनाया करते थे, बनवाया करते थे। और जो वहाँ पे शेफ़्स होते थे वो ख़ास तौर पर ईद के दिन उनके लिए ये बनाते थे और ये लोग बड़े शौक़ से खाते थे। जो एम्परर्स और मुग़ल्स थे ना, ये उनकी डिश है और ये कहलाती है रबड़ी शाही टुकड़े, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा और भी कुछ इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल किया है। वाह, खुद ही आ गया वो तो नीचे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। तो हम ये बस सजा चुके हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतना टाइम नहीं बचा, वरना तो मैंने सोचा था कि इसके साथ साथ चपली कबाब जो हैं वो बनाए जाएंगे और फिर ज़रा अच्छा सा कॉम्बो बन जाएगा चपली कबाब के साथ। ये देखिए जनाब, ये मैंने सारा इसके ऊपर आपके सामने चांदी के वर्क भी लगा दिए हैं और ये मेरी डिश हो गई है तैयार। शाही टुकड़े, रबड़ी शाही टुकड़े हो गए तैयार। रेसिपी कार्ड जो है वो थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा। और नहीं कोई चीज़ आपको समझ आई या कोई चीज़ आपने मिस कर दी, हमारे बोल के यूट्यूब चैनल पे ये अपलोडेड होगी, आप उससे देख सकते हैं। और हमें अपने वीडियो कंटेंट जो है वो ज़रूर भेजना है ताकि आपके घर ये बाइक और ये टीवी जा सके। बोल के जायके का सेगमेंट जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।